गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी 20 क्वेश्चन वाली सीरीज करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज द ट्रू मल्टीकल्चरल ऑथर। ओके, ही एग्जिस्ट इन ऑल लैंग्वेज। ओके, हु सेड दिस अबाउट शेक्सपियर? तो शेक्सपियर के बारे में किसने बोला है कि वो क्या थे? एक ट्रू मल्टीकल्चर्ड ऑथर, और वो जो है सारी लैंग्वेज में क्या करते हैं? विद्वान हैं। ओके, तो इस तरह से अप्रिशिएट किया है उन्हें हेराल्ड ब्लूम ने। ओके, हेराल्ड ब्लूम की शेक्सपियर द इन्वेंशन ऑफ दिस ह्यूमन। ओके, 1998 में उन्होंने एक वर्क लिखा था, उसी में उन्होंने ये बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन के अनुसार is the poet of nature, that poet that holds up to his readers a faithful mirror of manners and life. Okay, तो हमें बताना है कि डॉक्टर जॉनसन के अनुसार कौन है। मुझे लगता है कि आपको ये याद कर लेना चाहिए कि डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को द पोएट ऑफ नेचर कह के एड्रेस किया है। ओके, अगर हम ये पॉइंट याद रखेंगे तो हमें सारा कुछ याद करने की नीड नहीं होगी। ओके, तो अब हम ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को क्या माना है? द पोएट ऑफ नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम मोर एन एंटिक रोमन देन ए डेन, दिस इज अ लाइन फ्रॉम विच प्ले? ओके, बताना है फिर हमें कौन से प्ले से है लाइन। ये लाइन हैमलेट की है। एक्चुअली जो ये लाइन है ये होरेशियो बोलता है। आपको पता ही होगा होरेशियो कौन था? हैमलेट का फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे ना आई एम मोर एन एंटिक रोमन देन ए डेन, मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड बताती हूँ। हैमलेट लास्ट वाला सीन है। तो हैमलेट जब होरेशियो से बोलता है आई एम डाइंग, ओके, मतलब मैं मर रहा हूँ, बोलता है ना उसको होरेशियो आई एम डेड। ओके, इस तरह से जब वो बोलता है तो फिर वो जब होरेशियो ना अपना वो दिखाना चाहता है, वो कहता है कि एक अपनी एलिजेंस मतलब फिडेलिटी दिखाना चाहता है। किसके लिए? अपने दोस्त के लिए। तो वो यहाँ पे कंपेयर करता है होरेशियो, आई एम मोर एन एंटिक रोमन। ओके, तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, वो खुद की कंपेयर कर रहा है एक एनिसेंट रोमन से। ओके, और वो उसको ये भी बोलना चाह रहा है, यहाँ पे दो सिग्निफिकेंस हैं। वो यहाँ पे थ्रेटन्स मतलब एक वो भी कह रहा है कि वो क्या कर लेगा, वो अपनी लाइफ मतलब ले लेगा। किसके लिए? अपने फ्रेंड को लॉयल्टी के लिए, उसको उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका फ्रेंड मर रहा है। तो वो भी कह रहा है, होरेशियो भी इस तरह से बोल रहा है। तो यहाँ पे जब हैमलेट उसको बोलता है होरेशियो को कि तुम्हें ना मैं तो मर रहा हूँ, आई एम डाइंग, बट यू लिव ऑन, तुम्हें जिंदा रहना है, टेल माई स्टोरी, सबको ना मेरी कहानी बताना है। कौन सी कहानी? कि कैसे कैसे उसने उसके पिता का बदला लिया अपने चाचा क्लोडियस से। ओके, और सबको बताना है रीज़न कि ये सब मतलब किस वजह से हुआ। ओके, तो यहाँ पे बस यही है, आपको ध्यान रखना है। ये लाइन किसकी है? होरेशियो की है। ओके, आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया। हम किसी भी क्वेश्चन का बैकग्राउंड इसलिए देखते हैं सो दैट हमें वो क्वेश्चन रटना ना पड़े। ओके, मैंने नोटिस किया है अगर हम क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन याद करते हैं और डायरेक्ट आंसर याद कर लेते हैं तो वो एक तरह से रटना हो जाता है और कुछ टाइम के बाद हम उसको भूलने लगते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, उसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि यहाँ पे ये लाइन क्यों आई है और यहाँ पे क्या रेफरेंस है इसका, किस वजह से ये बोला है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एन इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ओके, तो ये इमोर्टल है जैसे कि हार्ट ऑफ मैन। किसका ओपिनियन है ये? तो ये ओपिनियन है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ जी का। ओके, याद रखना है। वैसे भी आपने नोटिस किया होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री पे काफ़ी सारे इस तरह की डेफिनेशन कह दो आप या कुछ भी, मतलब इस तरह का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ओके, मतलब पोइट्री के लिए ध्यान रखना है आपको। ओके, मतलब ऐसा होता है ना कि हर चीज़ याद नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को क्या करना होता है, जब हम पढ़ते रहते हैं तो एक सेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ इस बारे में कौन कह सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन द पोएट ऑफ नेचर और द पोएट ऑफ ट्रूथनेस? ओके, तो बताओ, अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर देखा था, याद होगा आपको कि पोएट ऑफ नेचर करके शेक्सपियर को बोला था। किसने बोला था? ध्यान है ना आपको? मुझे तो याद है, डॉक्टर जॉनसन ने बोला था। ओके, तो याद रखना है कि डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए पोएट ऑफ नेचर बोला है। ओके ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वेरी फर्स्ट प्ले इन विच शेक्सपियर इंट्रोड्यूस कोरस। ओके, तो हमें उस प्ले को बताना है जिसमें शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया है कोरस। तो वो प्ले है रोमियो एंड जूलियट। ओके, मतलब कोरस तो काफ़ी प्ले में आया है, मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बना रखा है कोरस पे, प्रोलोग पे, बट जो हमारा सबसे मतलब फर्स्ट प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे उसकी बात चल रही है, तो वो है रोमियो एंड जूलियट। ओके ओके, आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रेफरेंस ऑफ एज यू लाइक इट हु सेड, किसने कहा है इट लैक्स ऑफ हाई आर्टिस्ट्री ऑफ विच शेक्सपियर वाज कैपेबल। तो किसको ऐसा लगा है एज यू लाइक इट के बारे में कि इसमें जो है कमी है, लैक कमी है किसकी, एक उच्च कला कौशल की, ऑफ विच शेक्सपियर वाज कैपेबल, जिसके लिए शेक्सपियर कैपेबल था। मतलब उनको ऐसा लगा जी.बी. शाह को कि वो इससे बेटर कर सकते थे। ओके, उसमें उन्हें कला कौशल की कमी लगी जी.बी. शाह को एज यू लाइक इट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टर हु प्लेड द लीडिंग रोल इन 4 ग्रेट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। तो हमें उस एक्टर का नाम बताना है जिसने लीड रोल किया है 4 ग्रेट ट्रेजेडी में शेक्सपियर के द्वारा, तो वो है रिचर्ड बर्विज। ओके, मतलब शेक्सपियर के प्ले स्टेज पे परफॉर्म होते थे ना, तो उसमें जो लीडिंग रोल किया है उनके जो ग्रेट ट्रेजेडी हैं आपको पता ही होगा, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ओके, तो जो हमारी ये 4 ट्रेजेडी हैं उसमें जो लीड रोल किया है प्ले, वो किया है रिचर्ड बर्विज ने। ओके, जैसे कोई मूवी होती है तो उसमें कोई हीरो प्ले करता है लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट ए प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट, किसने लिखा है ए प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट। आपको ध्यान रखना है ये लिखा है C.S. लुइस ने। ओके, और ये लिखा कौन सी ईयर में है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, जस्ट सेकेंड, 1942 में। ओके, आपको ध्यान रखना है ए प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट C.S. लुइस ने लिखा है। ओके, कुछ क्वेश्चन हमें आपने नोटिस किया होगा, कुछ क्वेश्चन हमें सिर्फ याद करने होते हैं कि हाँ इस तरह से ऐसा लिखा है, कुछ क्वेश्चन का हमें बैकग्राउंड जानना होता है। ओके, तो ये हमें बस याद करना है कि ये C.S. लुइस ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए क्रिटिकल एसे इनटाइटल्ड विलियम शेक्सपियर कोट पब्लिश्ड बाय विक्टर ह्यूगो। ओके, एक क्रिटिकल एसे था, टाइटल विलियम शेक्सपियर का पेन टाइटल, वो पब्लिश हुआ था किसके द्वारा, विक्टर ह्यूगो के द्वारा। ओके, आपको ध्यान रखना है, और ये पब्लिश हुआ था, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, 1864 में। ओके, ईयर भी आप याद रख लेना। आंसर हमारा क्या है, विक्टर ह्यूगो। ओके, वर्ड्सवर्थ पोएम दैट एक्सप्रेसेस हिज पैंथेस्टिक फिलोसफी। अब बताओ वर्ड्सवर्थ की उस पोएम का नाम बताना है जिसमें जो है पैंथेस्टिक फिलोसफी का डिस्क्रिप्शन है, मतलब जिसमें एक्सप्रेस किया है, तो वो टिंटन एवे है। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पैंथेस्टिक फिलोसफी है क्या। तो एक जो पैंथिज्म है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, मतलब हर चीज में क्या है, भगवान है। ओके, ध्यान रखना है आपको। पैंथिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द लाइन्स। ओके, हमें यहाँ पे बताना है पोएट ऑफ द लाइन। ओनली विद स्पीचेस फेयर सी वूज द जेंटल एयर। ओके, जॉन मिल्टन ने बोला था क्राइस्ट नेटिविटी में। आपको पता होगा जॉन मिल्टन का कलर बहुत ज़्यादा फेयर था, उनके कर्ली हेयर थे, तो जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी बोला जाता था। ओके, आपको ध्यान रखना है। और ये तो आपको समझ में आ गया, ओनली विद स्पीचेस फेयर सी वूज द जेंटल हेयर। ध्यान रखना है, जॉन मिल्टन की हो सकती है लाइन, मतलब उनका फेयर कलर होने की वजह से और कर्ली हेयर होने की वजह से उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट बोलते थे। ठीक है, जो ये लाइन है वो क्राइस्ट नेटिविटी की है। मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बना रखा है क्राइस्ट नेटिविटी पे, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ये 1629 में लिखा गया था। ओके, पब्लिश हुआ इन हिज पोम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। ओके, उन्होंने जो ये लिखा था ना पीस ऑफ वर्क, वो लिखा था अपने मतलब जो उनका 21st बर्थडे था उसके सेलिब्रेशन में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, उसके सेलिब्रेशन में लिखा था उन्होंने 21st बर्थडे की। ओके, एंड इन कमेमोरेशन ऑफ द नेटिविटी ऑफ जीसस। ओके, और इसमें जो पोम है मतलब ये
इसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है क्राइस्ट इनकारनेशन, मतलब क्राइस्ट के अवतार की बात की गई है। ठीक है, ये 2 सेक्शन में था, 2 सेक्शन में है एंड 31 स्टैंजा है इसमें। ओके, ध्यान रखना है आपको। 4 स्टैंजा में तो इंट्रोडक्शन ही है, और जो बाकी के रेस्ट ऑफ द स्टैंजा है उसे जाना जाता है हिम के नाम से। ओके ओके, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एसे हु रोट हेनरी एट्थ, किसने लिखा है ये ऐसे? ये लिखा है जेम्स स्पीडिंग ने। ओके, मतलब इस तरह से आप समझ लो कि पर्क का नाम ये है पूरा। ओके, और हमें क्यों याद रखना है ये? क्योंकि हेनरी एट्थ किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है, तो हमें इसलिए याद रखना है। शेक्सपियर से रिलेट करके जो भी कुछ क्वेश्चन बनेगा वो हमें याद ही रखना है ऑब्वियसली। तो हेनरी एट्थ क्या है? एक अनफिनिश्ड वर्क है। ओके, हिस्ट्री प्ले है ये हेनरी एट्थ, उन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था। ओके, विलियम शेक्सपियर ने किसके साथ? जॉन फ्लेचर के साथ। ओके, और इसका जो टाइटल की बात करें, इसका अल्टरनेटिव टाइटल था ऑल इज ट्रू। ओके, जो ये हेनरी एट्थ है ना, इसकी परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में 1613 की बात है, आग लग गई थी। ठीक है, और ये जो प्ले है, दिस प्ले ओपन्स विद ए प्रलोग। ओके, सोर्स की बात करें, राफेल हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द व्यू ऑफ ऑस्कर वाइल्ड विच पोम बाय वर्ड्सवर्थ हैज द डिलीटीरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन हिज पोएट्री। ओके, ऑस्कर वाइल्ड के व्यू में, मतलब उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जिसमें जो है डिलीटीरियस इन्फ्लुएंस है ऑफ नेचर ऑन हिज पोएट्री। ओके, तो ऐसी कौन सी है? डिलीटीरियस समझते हो ना, थोड़ा हार्मफुल के सेंस में बोला है, मतलब उसका प्रभाव है प्रकृति पर, ऑफ नेचर, प्रकृति का उनकी पोएट्री पे। तो ये बोला है पीटर वेल के बारे में, आपको ध्यान रखना है। पीटर वेल किसको डेडिकेटेड थी वर्ड्सवर्थ की? आपको याद होगा, रॉबर्ट सदी। ओके, और पीटर वेल द थर्ड करके एक लिखा था वर्क पीबी सैले ने। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूबल इज ए करेक्टर इन विच प्ले। ओके, हमने लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर किया था जेएसी वाला वीडियो, मैंने अपलोड की थी, आपने देखी होगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि डायरेक्ट क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि डायरेक्ट किसी करेक्टर का नाम दे दिया और हमसे पूछा कि वो किस प्ले से है। ओके, या फिर किस राइटर का है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे माइनर करेक्टर हैं, मतलब जो अनहर्ड हैं, जिनको हम कम सुनते हैं, जैसे हेमलेट है, हेमलेट को तो सबने सुना है ना, लेकिन कुछ करेक्टर ऐसे हैं जैसे ट्यूबल है। ओके, तो इसको किसी ने नहीं सुना, तो हमें ये याद रखना है कि ये किस प्ले में है। ओके, तो ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ओके, आप याद रखोगे ना? हाँ, ओके। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या है, ये थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में। एक जूइस मनी लैंडर था। ओके, साइलॉक का आपको पता होगा करेक्टर, उसका फेलो कंट्रीमैन था। ओके, साइलॉक एंटोनियो से कहता है कि मतलब साइलॉक जो है जब एंटोनियो के पास फंड मांगने आता है ना, पैसे, याद होगा आपको, आपने इसकी समरी पढ़ी होगी, 3000 डकेट्स। ओके, जब उसको लेने आता है तो साइलॉक कहता है कि अभी उसके पास मतलब रेडी नहीं है, वो ट्यूबल से लेके आपको मतलब एंटोनियो को दे देगा। ओके, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा, जिससे आपको ध्यान रहे कि ट्यूबल से आप चीज़ों को रिलेट कर सको। अब रट नहीं सकते ना कि ट्यूबल मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, थोड़ा तो पता हो ना इसके बारे में। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ। इसमें जो ट्यूबल है ना, ये बताता है साइलॉक को उसकी बेटी जेसिका के बारे में। ओके, कि जेसिका आपको पता ही था वो फिजूल खर्ची थी, एक्स्ट्रावेजेंट। ओके, तो उसके बारे में बताता है, और एंटोनियो की जब लॉस हो जाता है उसके बारे में बताता है। तो समझ लो आप, ये माइनर करेक्टर है, थोड़ा सा कहीं कहीं इसका रोल है। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर प्ले द क्रिटिक फ्रैंक करमोड comments the play offers neither its good characters nor its audience any relief from its cruelty। बताओ। अच्छा, ये तो लाइन आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है ये बताओ आप, किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है किंग लियर की। अब किंग लियर की बात ये क्यों चल रही है? आपने खुद देखा होगा, लास्ट में कॉर्डेलियस की हीरोइन है, वो मर जाती है, तो कितना बुरा होता है उसके साथ। तो हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना लास्ट में उसकी, किससे? क्रुएलिटी से, निर्दयता से। जब हम प्ले को देख के उठ रहे हैं, और हम जब देख के उठ रहे हैं तो हमें लगा मतलब इसकी इतनी सैड एंडिंग हुई है ट्रेजेडी की, किंग लियर की, तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। अब ऐसा होता है जैसे हम मूवीज़ देखते हैं 3 आवर्स की, और हम बैठ के लास्ट में अगर सब अच्छा हो जाता है
ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल वाला पॉइंट है, तो फिर हमें थोड़ा हम रिलीफ के साथ उठते हैं कि चलो कोई नहीं, जो भी हुआ शुरू में बीच में, लेकिन लास्ट में तो सब बेटर हो गया ना, सब अच्छे से हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, कोर्डेलिया मर जाती है, ओके, जो उसका मतलब मेन करेक्टर है। तो इसलिए फ्रैंक करमोड ने आई थिंक ये कमेंट इसलिए किया है कि जो प्ले है ना वो ऑफर करता है ना ही अच्छे करेक्टर्स और ना ही इसके ऑडियंस को कोई रिलीफ मिलता है। और आपको इसलिए पता होगा कि ये जो नोम टेट हैं उन्होंने इसको क्या किया था, रीरोट किया था, फिर से लिखा था किंग लियर को, ट्रेजेडी को, ओके, मतलब फिर से इसको फिर से लिख के इसकी हैप्पी एंडिंग की थी, उसमें कोर्डेलिया को मारा नहीं था उन्होंने, ठीक है। और जो इसमें करेक्टर है ना फूल, उसको ओमिट कर दिया था नोम टेट ने, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई उसकी। हमें क्या रखना है कि इस तरह का कमेंट किसने दिया है, तो आपको याद रखना है कि ये किसकी बात चल रही है, ये किसने दिया है, फ्रैंक करमोड ने, ओके। और क्या दिया है ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन हमारा। विच क्रिटिक सा क्लियोपेट्रा एज ए थिंग, किस क्रिटिक ने क्लियोपेट्रा को देखा है, मतलब एक चीज़, अब आप समझ लो, इस तरह से उनको बोला है क्लियोपेट्रा को। एंड नो वाइल्डर ऑफ पावर बट रैदर दैट हर डेवरिंग सेक्सुअलिटी, तो ये बोला है टी.एस. इलियट ने। आपको मैं बता दूं, लेट मी जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू कि क्लियोपेट्रा पे आरोप तो लगे ही हैं कि उसकी वजह से एंटोनियो क्या है, अपने कर्तव्यों से भागा है, ओके, मतलब उसने अपने कर्तव्यों को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया है क्लियोपेट्रा के प्यार में होने की वजह से। ये तो उस पर आरोप लगे ही हैं, डेफिनेटली लगे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो थिंग करके एड्रेस किया है क्लियोपेट्रा को, वो किया है टी.एस. इलियट ने, ओके, ध्यान रखोगे ना आप, हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये बात सच भी है, क्लियोपेट्रा के प्यार की वजह से मुझे भी लगता है एंटोनी क्या कर रहा था, अपने रास्ते से भटक रहा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रलूड अनडाउटली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी, ओके, जो उनका वर्क है ना प्रलूड वर्ड्सवर्थ का, उसमें मतलब उन्होंने बोला है कि कोई डाउट नहीं है, अनडाउटेडली उसने वर्ड्सवर्थ को रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ओके, मतलब उसे ऐसी जगह, वर्ड्सवर्थ को ऐसी जगह प्लेस किया है, मतलब ऐसी जगह पे रखा है प्रलूड ने, मतलब एक तरह से उनको क्या है, एक तरह का एप्रिसिएशन है, समझ रहे हो ना, कि मतलब उनके वर्क ने वर्ड्सवर्थ को, कौन से वर्क ने, प्रलूड ने, ओके, तो उनको क्या बना दिया, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर फाइनली, ओके। वर्ड्सवर्थ को क्या बनाया, पोएट बनाया, रिवोल्यूशनरी बनाया, क्रांतिकारी बनाया, ओके। तो ऐसा मानना था प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का, ओके, ध्यान रखोगे आप। और मैंने आपको बताया है प्रलूड के बारे में, क्या था ये, जो वर्ड्सवर्थ का वर्क था ना रिक्लूज, आपने सुना होगा, अनफिनिश्ड वर्क, ओके, उसमें जो है प्रलूड भी इंक्लूड होने वाला था, ओके, मतलब लेकिन वो क्या रहा, उनका वर्क रिक्लूज अनफिनिश्ड रहा, मतलब उसको फिनिश नहीं कर पाए, ठीक है। प्रलूड की बात करें तो जो इसका अर्लियर एडिशन है 1805 वाला, उसमें 13 बुक्स थी, आपको ध्यान रखना है एक एक पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और फिर जब ये पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ विथ 14 बुक्स, मतलब 14 किताबों के साथ, वो हुआ था 1850 में, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ब्लैंक वर्स में, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो इसका प्रेजेंट टाइटल है ना प्रलूड, जस्ट अ सेकेंड, जो इसका प्रेजेंट टाइटल है वो दिया गया है उनकी जो विडो थी, विधवा, मैरी वर्ड्सवर्थ। बताया ना मैंने आपको अभी कि इनके जो पब्लिश हुई थी पोस्टह्यूमसली हुई थी, मतलब वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद। तो जो इसका प्रेजेंट टाइटल है वो उनकी विडो मैरी वर्ड्सवर्थ ने दिया था, ओके। और प्रलूड के सब टाइटल की बात करें, सुना होगा आपने, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ओके। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रलूड है इसको कंसिडर किया गया है वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, ठीक है। तो एक तो आपको ये पॉइंट मिला कि जो हैप्पी वॉरियर है वो किसने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। एक हमें ये पॉइंट मिला कि जो लिखी गई थी ना, ये याद में लिखी गई थी किसकी डेथ की, उनका ब्रदर है ना जॉन वर्ड्सवर्थ, ठीक है, उनको उनकी मेमोरी में, मतलब ऐसा समझा गया है। वैसे बेसिकली ये जो वो है हैप्पी वॉरियर है, ठीक है, ये कंपोज हुई थी 1806 में। किसकी डेथ पे है ये, मतलब किसकी डेथ के बाद, मतलब जिसमें देखो उन्होंने लिखी तो उनकी याद में थी अपने भाई की, जॉन वर्ड्सवर्थ की, लेकिन लिखी किस पे थी, तो वो लिखी थी लॉर्ड नेल्सन
की डेथ के बाद। ओके, अब लॉर्ड नेल्सन कौन था? वो हीरो था नेपोलियनिक वॉर का। ओके, नेपोलियन वाला जो युद्ध था उसका हीरो था, और ये पब्लिश हुई थी 1807 में। तो जो ये लॉर्ड नेल्सन है वो ना, एक बैटल हुआ था ट्राफलगार। ओके, ध्यान रखना है आपको, 1806 में। ठीक है, तो वहाँ पे उस बैटल में वो मारे गए थे, लॉर्ड नेल्सन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो उसकी उनकी उसमें लिखी थी उनके बारे में। ओके, वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है नेल्सन का करैक्टर। ओके, काफ़ी इंस्पिरेशनल पोम है। ओके, कि मतलब उन्होंने इसमें यही बताया है कि जो इनकी पोम है, मतलब इसमें यही बताया है कि व्हाट इट मीन्स टू लिव ए गुड सक्सेसफुल लाइफ। ओके, क्या मतलब होता है, कैसे जी जाती है एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ, ये सब है इसमें। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्स प्रोग्रेस 1919 एक किसके द्वारा लिखा गया है? ये एक नॉवल है, और ये नॉवल है गाल्सवर्दी का। ओके, द सेंट्स प्रोग्रेस, आपको ध्यान रखना है, इसका पब्लिशिंग ईयर भी याद रखना है आपको, 1919 में आया था। ठीक है, तो जो ये सेंट्स प्रोग्रेस है ये बताता है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, ये बहुत ही क्लासिक नॉवल है ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। ओके ओके, थैंक यू।